दोस्तों, अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराया तो दुनिया ने इस बम की ताकत को देखा। 1971 में पाकिस्तान इंडिया से हारने के बाद किसी भी तरह न्यूक्लियर विपन बनाना चाहता था, पर इस मंसूबे पर पानी फेरा भारत के एक रॉ एजेंट ने। तो ये कहानी उसी एजेंट की है। कहानी शुरू होती है 1974 रावलपिंडी पाकिस्तान से, जहां हम तारिक से मिलते हैं, जो नमाज के बाद अनवर भाई और मौलवी जी से अपने काम के बारे में बात करता है। तारिक एक दर्जी था और उसे काम की तलाश थी। अनवर के चाचा की दुकान थी। वो चाहता था कि वो उसे काम पर रख ले, और मौलवी जी ने भी तारिक की सिफारिश की। तो अगले दिन तारिक को दुकान पर बुलाया जाता है। वो वहां अपने सिलाई के हुनर को दिखाता है, पर उसी समय तारिक की नज़र दुकान के बाहर एक लड़की पर चली जाती है और वो बस उसे देखता रहता है। पर उसकी नौकरी लग जाती है, 300 रुपये महीने पर। और अनवर भाई ने बताया कि वो जिस लड़की को देख रहा था वो नसरीन है, और वो बचपन से ही अंधी है। मगर तारिक को बहुत अच्छी लगी। पहले तो वो चुप चुप के नसरीन को देखता था, फिर इन दोनों में बातें शुरू हुई और फिर ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन जब नसरीन के फादर को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो तारिक को उसके काबिल नहीं समझते थे। उन्होंने उसे बहुत बुरा भला बोला, पर तारिक ने कहा कि वो नसरीन से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अनवर के चाचा ने भी कोशिश की उन्हें मनाने की, और नसरीन ने भी कहा कि अब्बू, इस दुनिया में कोई भी मुझे तारिक से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, आप भी नहीं। उसके अब्बू को नसरीन की बात माननी पड़ी और दोनों की शादी हो जाती है। इधर भारत में पोखरण में 18 मई 1974 को भारत अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। वो इसे एक धमकी की तरह लेता है। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है और जिसमें यह तय होता है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बम बनाएगा, लेकिन चोरी छुपे। और इसके लिए AQ खान ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है और सभी इस बात पर हामी भरते हैं। AQ खान अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान पहुंच जाता है और फिर वो लोकेशन चुनी जाती है जहां पर इसे बनाना था। पाकिस्तान हर जगह भारत का विरोध करता और चोरी छुपे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाता। इधर तारिक और नसरीन भी अपनी लाइफ में खुश थे। नसरीन माँ बनने वाली थी। तारिक को कभी कभी लगता था कि क्या वो एक अच्छा पिता बन सकता है, पर नसरीन उसे हमेशा हौसला देती। भारत में रॉ के चीफ को यह खबर मिल जाती है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है, और वो भारत के PM से मिलकर इस बात को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा। अगर वो न्यूक्लियर बम बना लेता है तो वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। रॉ के चीफ चाहते थे कि हम किसी ऐसे एजेंट की मदद लें जो वहाँ पर सभी का ध्यान बटाकर यह काम कर सके और ये बता सके कि न्यूक्लियर बम कहाँ बनाया जा रहा है, और इसके लिए तारिक को चुना जाता है। जब तारिक को उसके अफसर शर्मा फ़ोन करते हैं तो वो उसे बहुत बेइज्जत करते हैं। तारिक का असली नाम अमनदीप सिंह था। उसके फादर ने इंडियन आर्मी से गद्दारी की थी और इसलिए वो उसे भला बुरा सुनाते हैं, पर ये कुछ नहीं कहता। इसे जिस मिशन पर रखा जाता है उसका नाम था मिशन मजनू, जिसमें तारिक को वो लोकेशन पता करना था जहां पर बम बनाया जा रहा है। तारिक को ये ऑपरेशन देने के बाद इंडिया में भी बहुत सारी बातें हुई कि क्या एक गद्दार का बेटा अपनी काम को पूरी ईमानदारी से कर पाएगा। इसका जवाब रॉ के चीफ ने दिया कि वो पश्चाताप करना चाहता है, नहीं तो वो एक आसान जिंदगी चुन सकता था, मगर उसने मुश्किल रास्ते को चुना है। तारिक इस काम के लिए असलम उस्मानिया नाम के इंसान से मिलता है, जो अपना एक ढाबा चलाता था और वो भी एक रॉ एजेंट था। वो तारिक को एक बंदूक और ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे देता है। तारिक पैसे तो ले लेता है, पर बंदूक नहीं लेता। वो कहता है कि मेरे काम करने का तरीका अलग है, और वो वहाँ से चला जाता है। तारिक जहाँ काम करता था वहाँ फौजियों की यूनिफॉर्म सिलने आया करती थी, जिसमें एक यूनिफॉर्म वहाँ के ब्रिगेडियर की थी, जिसे पहुँचाने का काम मिलता है तारिक को। ये जब यूनिफॉर्म पहुँचाने के लिए जाता है तो रास्ते में पैकेट को खोलकर यूनिफॉर्म के ऊपर के 2 बटन को तोड़ देता है। अगले दिन ब्रिगेडियर का कॉल आता है। वो बहुत गुस्से में था। तारिक कहता है कि वो खुद जाकर वो बटन लगा देगा और माफ़ी भी मांग लेगा। तारिक ब्रिगेडियर के पास पहुंच जाता है। बातों ही बातों में वो उससे पूछ लेता है
कि सर इंडिया ने एटम बम बनाया है तो क्या हम नहीं बना सकते। ब्रिगेडियर ने कहा, क्यों नहीं। उसने यह भी कह दिया कि कुछ लोग बाहर से आए हैं और इस बार ईद का जश्न कुछ और ही होगा। तारिक समझ गया कि बम तो बन रहा है, पर कहाँ, उसने ये नहीं बताया। तारिक ने ये न्यूज़ शर्मा को दिया, पर उसके लिए ये खबर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि उसे वो जगह जानना था। तारिक इस इन्वेस्टिगेशन में डूब जाता है। वो लाइब्रेरी जाता है, पुराने अखबार पढ़ता है, किताबें खरीदता है। शर्मा ने एजेंट असलम को तारिक के पीछे लगा रखा था, क्योंकि उसे तारिक पर भरोसा नहीं था। असलम उसे हर एक रिपोर्ट देता था कि तारिक क्या कर रहा है। असलम भी ये समझ नहीं पाता है कि ये अखबारों में क्या खोजता है। नसरीन प्रेग्नेंट थी। एक दिन वो रात को उठती है और कहती है कि पता होता कि बच्चा पेट में रहने से इतनी बार बाथरूम जाना पड़ेगा तो कभी माँ नहीं बनती है कि अंग्रेज लोग वैसे बाथरूम क्यों यूज करते हैं। ये बात सुनकर तारिक ने सोचा कि ब्रिगेडियर ने बताया था कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, तो वो बाथरूम तो जरूर जाएंगे। वो अब ये पता लगाने लगा कि इंग्लिश टॉयलेट कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में इंग्लिश टॉयलेट को यूज़ नहीं करता था। तारिक जब ये काम कर रहा था उस समय इंडिया में भी थोड़ी हलचल थी। इंडिया में सत्ता परिवर्तन हो गया था। पहले इंदिरा गांधी पीएम थी, अब मोरारजी देसाई पीएम बन गए और उन्हें लगता है कि रॉ के ऑपरेशन के लिए जो पैसे सरकार देती है वो बेफिजूल है। हर प्रॉब्लम को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। इसलिए रॉ चीफ ने पाकिस्तान पर जो ऑपरेशन चल रहे थे उन पर से ध्यान हटाने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। पीएम रॉ के बजट में 50% की कटौती कर दी। चीफ ने अपने लोगों को कहा कि पाकिस्तान पर जो ऑपरेशन चल रहा है वो चलता रहना चाहिए, बिना पीएम को बताए। इधर पाकिस्तान में तारिक अपने काम पर लगा हुआ था। वो उस घर तक पहुंच जाता है जहां इंग्लिश टॉयलेट लगा हुआ था, पर वो अंदर नहीं जा पाता। बाहर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। उसे पता चलता है कि ये लोग 6 महीने पहले यहाँ से जा चुके हैं और वहाँ कोई पठान रहता था जिसे सब कोई खान साहब बोलते थे, और उनकी 2 बेटियां भी थी। उसकी वाइफ अंग्रेज थी, पर तारिक को उसका नाम पता नहीं चलता। वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो पता चलता है कि नसरीन को उसके अब्बू हॉस्पिटल लेके गए हैं। फिर वो उसे वहां से लेके आता है और रात को एक बार फिर उस घर में जाता है और पीछे से अंदर घुसता है तो उसे वो इंग्लिश टॉयलेट दिख जाता है। अब अगले दिन वो फिर इस घर के पास आता है और वहाँ के बच्चों के साथ खेलता है। फिर वहीं एक बच्चे से पूछता है कि ये लोग जो थे उनका नाम क्या था, पर उस बच्चे को नाम नहीं पता था, पर उसने उन बच्चों के स्कूल के बारे में बता दिया। इसके बाद तारिक उस स्कूल में जाता है, वहाँ के गार्ड को पैसे देकर एडमिशन लिस्ट को देखता है तो उसे AQ खान का नाम मिल जाता है। इसके बाद वो इस खबर को रॉ एजेंट शर्मा को बताता है, पर अभी भी वो तारिक को उल्टी सीधी बातें ही सुनाता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए ये मिशन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि तारिक ने अभी तक उस जगह का पता नहीं लगाया था जहां पर बॉम्ब बनाया जा रहा है। तारिक जब शर्मा से बात कर रहा था तब उसे फ़ोन पर बात करते हुए नसरीन के फादर देख लेते हैं, पर वो उसकी बातें सुन नहीं पाते। उन्हें लगता है कि तारिक किसी दूसरी लड़की से बात करता है। ये सब होते हुए असलम देख लेता है, जो हमेशा तारिक पर नज़र रखता था। वो शर्मा को बताता है कि तारिक के बारे में नसरीन के फादर को सब कुछ पता चल गया है। तब शर्मा असलम को ऑर्डर देता है कि वो तारिक को मार डाले, मगर असलम तारिक को नहीं बल्कि नसरीन के अब्बू को गोली मार देता है और वो मर जाते हैं। पाकिस्तान में एक और बात होती है कि वहाँ भी तख्ता पलट हो जाता है और जनरल जिया उल हक अब पाकिस्तान को चलाने वाला था। तारिक को जब ये पता चला कि असलम ने नसरीन के फादर को मारा है तो वो गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। जब दोनों के बीच ये हो रहा था उसी समय मौलवी साहब वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्होंने तारिक को काम पर लगाया था। वहाँ पता चलता है कि वो भी रॉ के एजेंट है जो पिछले 9 साल से पाकिस्तान में है, जिनका नाम रमन सिंह है। रमन सिंह तारिक को साथ मिलकर काम करने को कहता है। इधर इंडिया में रॉ को मोसाद के द्वारा पता चलता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के क्वेटा शहर में है।
और ये भी कि इजराइल क्वेटा पर हवाई हमला करने वाला है। नसरीन के अब्बू के चले जाने के बाद वो बहुत परेशान रहने लगी थी, तो तारिक उसे उसके चाचा के घर लेके जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मिलिट्री के 400 यूनिफॉर्म का ऑर्डर आया था, मगर वो हाथ से निकल गया और हमीद को मिल गया। तब तारिक को लगा कि 400 यूनिफॉर्म का ऑर्डर अचानक क्यों। वो हमीद से मिलकर जानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ खास पता नहीं चल पाता। फिर ये सब नकली पुलिस वाले बनकर उस गाड़ी का पीछा करते हैं जिसमें यूनिफॉर्म जा रहा था। जब उस गाड़ी को रोककर इन लोगों से पूछा गया तो मालूम चलता है कि ये लोग इसे कहूटा लेकर जा रहे थे, जो रावलपिंडी के पास एक छोटा सा कस्बा था। जियाउल हक के सत्ता में आने के बाद उनके और इंडिया के पीएम मोरारजी देसाई में काफ़ी बातचीत होती थी। इंडिया के पीएम सोचते थे कि बातचीत से पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं। इधर तारिक असलम और मौलवी जी कहूटा पहुंच जाते हैं, ये पता करने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे फौजी घूम रहे हैं। वो वहाँ के लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं, पर किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। ये एक फैक्ट्री की तरह था जहाँ किसी को भी जाना मना था। पर तारिक किसी तरह पीछे के रास्ते से जाकर देखता है तो ये देखता है कि एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, लेकिन वो इसकी फ़ोटो नहीं ले पाता क्योंकि एक आर्मी वाले ने उसे देख लिया था। पर अमनदीप यानी तारिक जब ये बात शर्मा को बताता है तो वो अब भी यकीन नहीं करता। शर्मा रमन सिंह को कहता है कि 24 घंटे में इजराइल क्वेटा पर हमला करने वाला है, अगर उसे रोकना है तो फिजिकल एविडेंस चाहिए। तो अब अमनदीप यानी तारिक ने यह फैसला किया कि वो कहूटा खुद जाएगा और फिजिकल एविडेंस लेकर आएगा। पर इसके पहले उसे नसरीन को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके होने वाले बच्चे में कोई हलचल नहीं है। तारिक उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ उसे एक्सरे के बारे में पता चलता है, जिसका रेडिएशन पूरे शरीर पर रहता है। तारिक रमन सिंह को बोलता है कि अगर हमें फौजियों की बाल मिल जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वहाँ कुछ हो रहा है। ये तीनों वापस कहूटा जाते हैं। वहाँ पर एक नाई की दुकान थी। तारिक वहाँ जाता है और किसी तरह से एक बड़े ऑफिसर का बाल लेकर एक प्लास्टिक में भर लेता है और फिर लाहौर से जाने वाली समझौता एक्सप्रेस में बैठ जाता है। वहाँ जाने के लिए अमनदीप इस बार सिख बन गया था, पर इस बार थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आर्मी वालों को यह पता चल जाता है कि कोई दूसरा आदमी किसी और नाम से ट्रेवल कर रहा है। पर इसके पहले ही अमनदीप यानी तारिक ने उस प्लास्टिक को जिसमें बाल था उसे दूसरे औरत के बैग में डाल देता है और वहाँ आर्मी वाले से इसकी लड़ाई हो जाती है। पर वो किसी तरह वहाँ से बच निकलता है और उसके बाद शर्मा को कॉल करके बताता है और उसे सीट नंबर और बोगी नंबर भी बताता है और ये भी बोलता है कि अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो बालों में रेडिएशन लेवल हाई होगा। इस बार शर्मा उसके बातों को सीरियसली लेता है। उधर इजराइल क्वेटा पर हमले के लिए तैयार था। ऑफिसर हेयर सैंपल को कलेक्ट करके टेस्ट के लिए भेज देते हैं। उधर इजराइल क्वेटा पर हमले के लिए निकल चुका था। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है। शर्मा इस बार रॉ चीफ को बताता है। तब कहीं जाकर लास्ट मिनट पर इजराइल को रोक लिया जाता है। इसके बाद रॉ के चीफ इस घटना को पीएम से बोलते हैं, पर वो इस बात से नाराज थे कि उनके मना करने के बावजूद रॉ अपना काम कर रही थी। इस मिशन के सक्सेस होने के बाद पहली बार शर्मा अमनदीप सिंह यानी तारिक की तारीफ करता है। उसे एक सच्चा देशभक्त बोलता है, जिसे सुनकर वो रो जाता है और भारत के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कीजिए। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। जिया उल हक पूरे गुस्से में आ जाता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो समझ गया कि ये काम रॉ ने किया है, जिसने पाकिस्तान के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब रॉ के एजेंट्स पर मुसीबत आने वाली थी। जनरल ने सबको 24 घंटे दिया सारे एजेंट्स को मारने के लिए। तारिक भी जानता था कि कुछ तो होगा। वो नसरीन के साथ दुबई निकलने की तैयारी करता है। पुलिस टोटल 21 लोगों का लिस्ट बनाती है। इधर तारिक निकलने वाला होता है। पुलिस सबसे पहले असलम के पास पहुंच जाती है। दोनों तरफ से गोलियां चलती है। असलम काफ़ी देर तक लड़ता है, पर वो मारा जाता है। ये बात रमन सिंह और तारिक को भी पता चल जाती है।
बाकी सभी एजेंट्स भी मारे जाते हैं। तारिक और नसरीन एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। पुलिस वाले नसरीन के घर पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें तारिक और नसरीन की फ़ोटो मिल जाती है और ये पता चलता है कि वो एयरपोर्ट गए हुए हैं। इसके बाद ये सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तारिक और नसरीन पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। तारिक सारे कामों को जल्दी जल्दी कर रहा था ताकि पुलिस के आने से पहले ये सारा चेक हो जाए। नसरीन बार बार ये सवाल कर रही थी कि हम इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं। तारिक ने पुलिस वालों को देख लिया था। वो दोनों की फ़ोटो लेकर उन्हें हर जगह तलाश कर रहे थे। वो दोनों जल्द ही इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते हैं। वहां से क्लियर होने के बाद तारिक तेजी से गेट की तरफ बढ़ता है, पर नसरीन थक जाती है। वो पूछती है कि हम भाग क्यों रहे हैं। अब तारिक भी उम्मीद खोने लगा था। वो उसे बैठाकर बोलता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अपने होने वाले बच्चे का नाम अमन सोचा है। नसरीन कहती है, बहुत अच्छा नाम है, लड़की और लड़का दोनों के लिए। फिर वो कहता है कि तुम्हारे बैग में कुछ पैसे रखे हुए हैं। ये कहती है, क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? तारिक कहता है, यहाँ से लड़कियों की लाइन अलग है, तुम्हें एक स्टाफ लेके जाएगा और मैं तुम्हें उस पार मिलूंगा। ये कहकर वो रोने लगता है। एक स्टाफ नसरीन को व्हील चेयर पर लेके गेट के पास जाता है, लेकिन ठीक गेट के पास ही एक पुलिस वाला नसरीन को देख लेता है। वो उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाता है तो तारिक ये देख लेता है। ठीक उसी समय वो जोर से बोलता है, भारत माता की जय। ये बोलते ही सभी पुलिस वाले तारिक के पीछे भागने लगते हैं और नसरीन गेट के अंदर चली जाती है। तारिक पुलिस वालों से लड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे गोली भी लग जाती है। वो बस ये कोशिश कर रहा था कि फ्लाइट एक बार डिपार्चर हो जाए। इधर नसरीन फ्लाइट पर बैठ जाती है, पर वो देखती है कि उसके पास वाला सीट खाली है। तारिक अब तक नहीं आया। अब फ्लाइट चलना शुरू कर देती है और इधर तारिक को गोली लग जाती है। तारिक अब मरने वाला था, पर उसकी नज़र बोर्ड पर थी कि वो डिपार्चर हुआ या नहीं। वो रोता है क्योंकि उसने नसरीन से अपना वादा तोड़ दिया। वो उसके साथ नहीं जा पाया। फ्लाइट डिपार्चर हो जाती है। वो देखकर खुश हो जाता है। तारिक मर जाता है और नसरीन चली जाती है। अब नसरीन दुबई पहुंच जाती हैं अकेले, जहां रॉ के चीफ रहे राव सर उसे तारिक की आखिरी चिट्ठी देते हैं, जिसमें उसने लिखा था कि नसरीन, अगर ये लेटर राव सर पढ़ रहे हैं तो मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरा नाम अमनदीप सिंह है और नसरीन, मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नसरीन रोने लगती है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है और पाकिस्तान अगले 20 सालों तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाता।